आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने ज़िंदगी की चढ़ाई तो की ही है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है उसकी चढ़ाई की है। और हम बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, बछेंद्री पाल मैम का। आज हम लोग बात करेंगे कि पहाड़ की चढ़ाई जो आपने 40 साल पहले एवरेस्ट फ़तह किया था और फिर 40 साल के बाद की ज़िंदगी क्या है और ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है पहाड़ की चढ़ाई, या पहाड़ की चढ़ाई से ज़िंदगी में कैसा बदलाव आता है। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है और हम जानना चाहेंगे कि आपने 40 साल पहले एवरेस्ट फ़तह किया था और हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में दर्ज किया था, एक इतिहास बनाया था और पूरी दुनिया में एक मिसाल बनाई थी। तो 40 साल पीछे आप जो लौट कर देखती हैं और ये 40 साल बाद, इस 40 साल में क्या बदलाव आए हैं पर्वतारोहण में, आपकी ज़िंदगी में, और उस पहाड़ के बारे में, कि पहाड़ के बारे में कई और भी बातें कही जा रही है कि जितने ज़्यादा पर्वतारोहण हो रहा है उससे इकोलॉजी को और पहाड़ को भी काफ़ी क्षति पहुँची। तो आप इसको कैसे, 40 साल की इस सफ़र को कैसे देखती हैं? मेरा 40 साल का सफ़र बहुत ही रोमांचक रहा। और जब माउंटेनियरिंग तो बचपन में कभी सोचा नहीं था, कि क्योंकि हम लोग पहाड़ से हैं, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से हूँ, तो रोज़मर्रा की दिनचर्या ही होती है, पहाड़ चढ़ो उतरो स्कूल जाओ, पानी लेने भी, तब तो पानी भी घर घर में नहीं होता था। तो वहाँ का जो दिनचर्या था वो एक अलग तरह से एक पर्वतारोहण ही होता था, हर दिन आप एक पहाड़ चढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग करूँगी और एवरेस्ट जैसा कुछ ऐसा बड़ा लक्ष्य बनाऊँगी, ये तो कभी सोचा नहीं था। लेकिन एक लक्ष्य मैंने अपने लिए बहुत बड़ा था, और उस समय के टाइम पर एक महिला, एक लड़की होने के नाते उस जो लक्ष्य को प्राप्त करना भी एक बहुत बड़ा एवरेज चढ़ने जैसा ही था। वो था कि हायर एजुकेशन। ओके। वहाँ पे क्या सभी जगह उस टाइम पर ऐसी थी कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा के क्या करना है, कि दूसरे घर में जाएंगे और वहाँ घर में जाएंगे, लाइक दैट। तो वही सोच हमारी भी थी, लेकिन मेरा था कि मुझे हायर एजुकेशन लेना ही है। लड़कियों से लेकर के कितने प्रॉब्लम होते हैं, लड़कियों को इतने रेस्ट्रिक्शंस होती हैं लड़कियों के ऊपर, अच्छी जॉब के लिए उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, और जो कम आंका जाता है लड़कियों को उनको। तो ये सब कुछ था, मैंने सोचा इन सब से मैं बाहर तभी निकल सकती हूँ। और मेरे घर में एक साधारण परिवार में जन्मी हूँ और वहाँ पे जो अभाव होते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो इन सब से मैं बाहर तभी निकल सकती हूँ अगर मेरे पास अच्छी एजुकेशन हो। तो वो मेरा लक्ष्य था और वो मैंने पूरा किया। बहुत संघर्ष करना पड़ा, संघर्ष के बगैर तो कुछ मिलता नहीं है, और जिसकी ज़िंदगी में संघर्ष नहीं वो सीखते भी नहीं है। सच पूछो तो संघर्ष में ही हमको सीखने का होता है। नॉट टू गिव अप वाला एटीट्यूड, डिटर्मिनेशन, फोकस्ड, हाई कमिटमेंट लेवल, आपने जो लक्ष्य बनाया है ये संघर्ष में ही होता है। जो लोग कुछ पाने का एक हौसला रखते हैं और एक लक्ष्य बनाते हैं अपने लिए, वही मेरा भी था। तो वो इसलिए मुझे बहुत ये थी कि गिव अप करना तो मैंने सीखा ही नहीं था। और एमए किया, फिर बीएड किया। मैं पहली महिला थी अपने गांव से, और सराउंडिंग गांव में भी एमए बीएड तो नहीं था कोई लड़की। अब तो खैर, तो उसके बाद मैं 1 साल घर में बैठी थी कि अब क्या करूं, मुझे मैचिंग जॉब चाहिए था। ऐसे नहीं कि कहीं छोटे छोटे स्कूल में मुझे मिल जाए टाइम पास। तो मैंने कहा नहीं, मेरे माँ पिताजी ने इतना सेक्रीफाइस करके, इतने त्याग करके, एक टाइम तो मेरी माँ ने अपना गले का चेन भी बेचना पड़ा उनको। जब मैं एमए कर रही थी, देहरादून से हॉस्टल में रहती थी, और जब मैं एमए पार्ट 1 किया था तो पार्ट 2 के लिए मुझे जाना था, लेकिन पैसे नहीं थे, हॉस्टल में रहना है ये है। तो मैं बड़ी दुखी थी कि क्या मेरे साथ के लोग आ गए हैं, एडमिशन ले लिया है देहरादून में, तो बहुत उदास थी अभी क्या किया जाए। तभी मेरे पिताजी शाम को आए कि बच्ची की तैयारी करो, चली जाओ तुम। तो मैंने सोचा अचानक कहाँ से पैसे अरेंज हुए मेरे पिताजी ने। तो बाद में पता चला कि उन्होंने मेरे माँ के जो गोल्डन चेन था वो सुनार वहाँ जाके बेच करके जो पैसे आए और मुझे सपोर्ट किया। अगर मैं सोचती हूँ, आज पीछे मैं उसके देखती हूँ कि अगर मेरी माँ को भी दूसरी महिलाओं के जैसे लालच होती है गहनों का, और कि गहने पहनने से ये गहने रखो, तो मैं आज यहाँ पे नहीं होती। तो ये भी एक बहुत कुछ सीख है, कि सीख मुझे मिला कि सिर्फ सोना पहनने से, सोना रखने से नहीं होता, सोना जैसा बनना भी जरूरी है। अगर आप सोने की तरह बनते हैं यानी, और सोना तो बहुत पिट के ही उसमें चमक आती है, तो वो सबसे बड़ा गहना है, वो सबसे बड़ी ज्वेलरी है। और बस उसके बाद जब मैं बता रही थी कि वो स्ट्रगल जब
1-2 साल में ऐसे ही थी घर में, 1 साल शायद। वो मेरा बहुत ही स्ट्रगल का टाइम था कि क्या करूं, इतना पढ़ाई लिखाया। तभी कोई एक ग्रेट माउंटेनियर मेरे घर की तरफ, गांव की तरफ आए थे। तो उन्होंने जब पता चला कि मैंने MA BEd, तो उनको हैरानी हुई कि MA BEd लड़की छोटे से गांव में। तो उन्होंने बोला अभी तुम क्या, मैं कहा मैं तो जॉब के लिए, सुटेबल जॉब के लिए इंतजार कर रही हूँ। तब उन्होंने कहा कि यहाँ पे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, बहुत ही पास में मेरे गांव के, और तुम क्यों नहीं वहाँ पे माउंटेनियरिंग कोर्स करती हो कि देश और दुनिया के लोग आते हैं वहाँ पे। लेकिन हम लोग तब ये सोचते थे कि अरे हम तो पहाड़ी लोग हैं, हमको ट्रेनिंग क्यों लेना है, ट्रेनिंग वो लेंगे जिन्होंने पहाड़ नहीं देखे हैं, ऐसी सोच था। और फिर ये भी सोचता है कि पहाड़ चढ़ के क्या होगा, वो सोच तो हर जगह ही है शायद। तो जब उन्होंने कहा, तो मैं तो स्पोर्ट्स पर्सन थी, अपने कॉलेज में मैं चैंपियन थी 2 साल, तो स्पोर्टिंग तो थी बहुत की कुछ। और तो फिर मैंने उसी साल अप्लाई किया, मुझे वैकेंसी मिली, BC कोर्स किया बहुत अच्छे से, क्योंकि गांव में मेहनत करना और ये करना तो एक वे ऑफ लाइफ है। हर चीज़ आप तभी सर्वाइव करेंगे जब आप हिम्मत वाले हैं, काम करते हैं, ऑलराउंडर हैं, हर काम, घर का काम, छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी, गाय बैल की जिम्मेदारी, स्कूल पैदल जाना आना। तो ये गांव की जो अभाव की ज़िंदगी है ना, वो गांव की जो है, जो वैल्यू सिस्टम है, वो एक आपके व्यक्तित्व को एक शेपअप करती है, एक व्यक्तित्व का एक ऑलराउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। मैं तो यही सोचती हूँ कि गांव में रह के जो मेहनत किया, हर चीज़ किया, उससे एक लीडरशिप, एक लीडर की तरह उभरती आई है। मतलब आपकी जो कहानी है, जर्नी है, उससे ये चीज़ सीखने को मिल रही है कि अगर अभाव में है तो वो अभाव कई बार आपके लिए स्ट्रेंथ बन जाती है। और दूसरी बात कि पेरेंट्स को अगर सपोर्टिव है तो आप एवरेस्ट भी फतह कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ है तो मुझे लगता है कि आपकी कहानी से ये पता लग रहा है कि पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट किए। और जो आपने कहानी बताई कि अपने ज्वेलरी को बेच देना, तो ये रियली काफ़ी इंस्पिरेशनल है, बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक बात है, तो शुरू में तो लोगों को पता ही नहीं था कि माउंटेनियरिंग क्या होती है। और जब मैं एवरेस्ट की बात करूंगी तो लोगों को सिर्फ रिस्क दिखता है। रिस्क तो कहाँ नहीं है आजकल, बिल्कुल। पर घर वालों को हमेशा पेरेंट्स ही होते हैं कि नहीं वहाँ जाएंगे तो वापस नहीं आएगी, या इस तरीके की बातें। कोई जागरूकता नहीं थी दूर दूर तक गाँव में, और पूरे देश में ही महिलाओं के लिए तो कोई जागरूकता नहीं थी कि माउंटेनियरिंग करें, कोई पर्वतारोहण करें। लड़कों के तो छूट थी बिल्कुल, और खासकर माउंटेनियरिंग तो पूरा डोमिनेटेड था बाय आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स। तो ये बहुत मुश्किल था उस माहौल से, उस माइंडसेट से बाहर निकलना, अपने में एक पीक क्लाइंब करने जैसा। लेकिन जो 40 साल है, आपको क्या सेटिस्फैक्टरी लगता है कि 40 साल जो ये गुजरे हैं वो काफ़ी एक लोगों में इस तरह की जागरूकता आई है, इवन कि लड़कियों को लोग अब भेज रहे हैं, 50 साल के लोग जा रहे हैं, प्रोफेशनल अब बेस कैंप तक जा रहे हैं, या बीच में छुट्टियां लेकर पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं, फिल्में बननी शुरू हो गई है। तो आप ये जो 40 साल की जर्नी है, आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में अभी भी उसी तरह का माहौल है, उसी तरह का माइंड सेट है, सोच है, या कुछ चेंज हुआ है? वो बहुत चेंज, 360 डिग्री चेंज हुआ है। ओके। उसके बाद तो जो टाटा स्टील ने एक टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन क्रिएट किया, और मैंने तो ज्वाइन किया टाटा स्टील बिफोर एवरेस्ट। बिल्कुल, बिफोर एवरेस्ट के बाद तो न मालूम कितने ये आए मुझे जॉब ऑफर, कितने जॉब जो गवर्नमेंट से है, उत्तराखंड गवर्नमेंट से है, कहीं से भी, ONGC, एयर इंडिया एंड व्हाट नॉट, बहुत। लेकिन टाटा स्टील ने उस समय मुझे वो ऑफर दिया जब टोटली एक अनिश्चितता थी कि मैं टीम में हूँ तो जरूरी नहीं कि मैं एवरेस्ट क्लाइंब करूँगी। और उस समय उन्होंने एक रिस्क लिया, और जब मैंने क्लाइंब किया तो उसके बाद तो एक डिपार्टमेंट उन्होंने क्रिएट किया, अनहर्ड इन एनी अदर कॉर्पोरेट हाउस इन इंडिया। इवन विदेशों में भी देखा मैंने कि लोग अपने से करते हैं, हॉबी के तौर पे करते हैं। एक फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट होना ये बहुत बड़ी, और तो उस डिपार्टमेंट का एक दे मेड देयर प्रेजेंस फेल्ट, एक डिपार्टमेंट टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन। और जब मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला तो मैं न मालूम कितने मासेस तक पहुंची, आया, आई कुड मेक ए डिफरेंस, उनकी ज़िंदगी में एक बदलाव लाया। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो टाटा स्टील मेरे लिए बहुत बैकबोन था। पर मैं एक बात याद दिला दूँ कि जब मैं उत्तरकाशी में थी, गांव में थी, और जब मैं एवरेस्ट के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं प्रैक्टिस करती थी, और तो लोग सोचते थे, मजाक लगता था गांव वालों को
कि ये पहाड़ चढ़ के किया, इसने MA BEd किया, पहली MA BEd है गांव में बाहर भी सारा, अरे ये पहाड़ चढ़ रही है तो इससे क्या फायदा है ऐसा पढ़ाई लिखाई से। तो मेरे माँ पिताजी को बड़ी पीड़ा होती थी, गांव में होते हैं ना तो वो लोग क्या बोल रहे हैं दिस दैट। और उसी दौरान में टाटा स्टील से मुझे जॉब ऑफर मिला, और टाटा को तो लोग एवरेज से भी ज्यादा जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, दूर दराज गांव में टाटा बिरला बोलता है ना, तो तब लोगों का नजरिया उस समय चेंज हुआ कि टाटा से जॉब ऑफर मिलना मतलब ये कुछ कर रही है। तो अभी बहुत अवेयरनेस है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, स्पॉन्सरशिप है, पैसा है। और मैंने टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन इस प्लेटफॉर्म के द्वारा ही न मालूम कितने लोगों को टाटा स्टील। तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैम आप तो क्लाइंब किए, आप तो आई थिंक 7 समिट की हुई है पूरे अच्छा नहीं आप मेरे तो जिंदगी में 2 एवरेस्ट थे। अच्छा 2 ही एवरेस्ट। एक एवरेस्ट ये था कि जब खुद क्लाइंब किया, ठीक है, अपने को डिस्कवर करना, मेरे स्ट्रेंथ, मेरी कमजोरियां क्या है, मेरी ताकत क्या है, और उसके लिए स्ट्रगल था। वो मैंने 1984 में किया, ठीक है। और उसके बाद मेरा दूसरा एवरेस्ट था नेतृत्व देना, दूसरों को। वही मैं जानना चाह रहा कि आपके अंदर में, आपके नेतृत्व में, आपकी लीडरशिप में अभी तक कितने लोगों ने एवरेस्ट फतह किया है? एवरेस्ट पता तो शायद 10 लोगों ने किया 10 लोगों ने वो किया सिर्फ हमारे टाटा स्टील में। टाटा स्टील में नहीं, इसके अलावा भी अगर टोटल की बात की जाए, टोटल तो करीब 28 थी। 28 लोगों की अब लीडर बनकर जा चुकी है उनके साथ। कुछ लोगों तो मैंने यहाँ सपोर्ट किया, ट्रेंड किया, और लेकिन एक मैंने 1993 मैंने इंडो नेपलिस विमेंस एवरेस्ट एक्सपीडिशन लीड किया था, उसमें 18 लोगों ने क्लाइम किया। वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्पॉन्सर्ड था, और उसमें बहुत सारी महिलाओं ने क्लाइम किया, जो भी थे जितने भी करीब 18 लोगों ने सिंगल एक्सपीडिशन से क्लाइम किया। एक और सवाल है कि जो मैं भी अरुणिमा से बात किया हूँ, कई लोगों से बात किया हूँ कि एक्सपीडिशन मीन्स कि पहाड़ पर केवल चढ़ाई नहीं है, कहा जाता है कि आप मौत को एकदम नज़दीक से देखते हैं, और लगता है कि कभी भी आपके सांसें थम सकती है, कभी भी आप दुनिया से जा सकते हैं। तो वो आप एक बार वहाँ से सक्सेसफुली सबमिट करके लौट आना, वो कितना लाइफ चेंजिंग होता है, आपकी जो सोच कितनी ज़्यादा बदल जाती है। कैसे आप जो छोटी छोटी चीज़ें, एक मोबाइल हमारे लिए होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो सारी चीज़ें कैसे बदल जाती है। क्योंकि मैंने कई लोगों से बात किया है, उनका कहना है कि आपके सोचने का नज़रिया, दायरा, सारा कुछ बदल जाए। तो एक टॉप पर जाना 8848 मीटर केवल एक चढ़ाई करना नहीं है, बल्कि वो ज़िंदगी आपकी पूरी बदल जाती है और देखने का नज़रिया। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं कि एकदम मौत आप जा रही हैं, इवन की पोटी भी कहा जाता है कि अपने साथ कैरी करना पड़ता है आपको, आपका मिनिमम रिसोर्सेज में आपको जाना होता है। अगर कहा जाता है कि आपको आधे घंटे में तैयार होना है, तो आधे घंटे में आपको तैयार होकर चल देना है, सुबह 4 बजे मतलब 4 बजे। तो ये जो एक टाइम मैनेजमेंट, एक लीडरशिप, एक टीम वर्क, ये सारी चीज़ें कैसे होता है? यही तो है, तो वही तो आपने बता ही दिया, यही सब कुछ है। इट्स नॉट जस्ट क्लाइंबिंग अ माउंटेन विद रक्सैक, वो तो क्या नाम है, नेपाल में तो याक भी जाते हैं 18,000 फीट, विच इज़ द बेस कैंप ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो यही तो बात है जो आप बता रहे हैं कि क्या कुछ नहीं सीखते, लिमिटेड रिसोर्सेज में आप कैसे एज ए टीम आप अपने गोल को अचीव करना, हाई कमिटमेंट लेवल, फोकस रहना। और कितने हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है वहाँ पे, कहीं अवलांचे जा रहे हैं, डेड बॉडीज हैं, लेकिन फिर भी आप फोकस रहें। आपको हमेशा वो जैसे अर्जुन को मछली की आँख दिखती है, उस तरीके से कि आप बहुत कुछ हो रहे हैं चारों तरफ, लेकिन फिर भी नॉट टू गिव अप वाला एटीट्यूड एंड टोटल पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिविज्म के लिए तो बहुत कुछ है। इतना ठंडा है कि आपके मुंह से जो भाप निकलता है वो भी जम जाता है, बिल्कुल, है ना। और अल्ट्रावायलेट रेज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप गॉगल्स नहीं पहनते तो आप स्नो ब्लाइंडनेस हो जाता है, टेम्परेरी ब्लाइंडनेस हो जाती है। और बर्फ में कैसे चलना है, नीचे बड़ी बड़ी खाइयां हैं, कहीं पर एवलांच आ रहा है, उसकी भयानक आवाज आ रही है, तूफान 150 किलोमीटर पर आवर इज वेरी नॉर्मल। तो ये सब होती है। और पैर ठंडा हो गया तो फ्रॉस्टबाइट होने के दिनों को तो पैर भी कट जाता है, उंगलियां कट जाती हैं, ऐसे बहुत होता है। तो ये एक्सपीडिशन का मतलब ही यही है, ट्रेमेंडस लर्निंग। एक ऐसा जीता जागता क्लासरूम है वो, जहाँ पे सिर्फ 4 वॉल नहीं है, एंड आप प्रैक्टिकली यू आर लर्निंग। आप करके कुछ बात बता रहे हैं, आप करके कुछ डिसीजन ले रहे हैं, और एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं लगातार, निडर होकर, हौसला बुलंद होकर,
मैं सोचती हूँ इससे बढ़िया स्टनिंग वंडरफुल क्लासरूम और क्या हो सकता है, जहाँ पे हर तीर आपको पॉजिटिव, जो नेगेटिव है उनके लिए तो वो स्पोर्ट है ही नहीं, जो हर बातों पे कंप्लेन करना है, अब ठंड हो गई, अब गर्मी हो गई, अब खाना हमारा पसंदीदा नहीं मिला, तो वो उनका डिस्ट्रैक्शन, उनकी एनर्जी फिर दाया बाया ये हो जाता है। तो ये दीज आर द लर्निंग, आप कैसे रिसोर्स करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, और ये सारे आर व्हाटएवर अवेलेबल, उन रिसोर्स को यूज करके कैसे आप अपना टारगेट अचीव करते हैं, ये तो कमाल का। एंड टीम वर्क, वन फॉर ऑल फॉर वन, ऑल ऑफ अस इज बेटर देन वन ऑफ अस, ये सब हम जीते हैं वहाँ पे। अच्छा मैम, एक और मेरे दिमाग में सवाल है कि आप कई अब 50+ लोगों को आप एक्सपीडिशन में ले जा रही हैं, तो इसके लिए क्या कोई फिजिकल बैरियर है कि नहीं, आपके पास यही एज ग्रुप होना चाहिए? एक्चुअली ये जो 50+ का ये पहली बार हुआ था जो मैंने लीड किया, ट्रांस हिमालय एक्सपीडिशन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ये मेरा मैं 2018 के टाइम की बात है शायद, जब फिट इंडिया का बहुत बोलबाला हो रहा था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट बिल्कुल था। तो वो टाइम पर मैं सुन रही थी कि फिट इंडिया होने वाला है, उसके अंदर में कुछ ऐसे स्पोर्ट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, और 2019 में रिटायर हो रही थी। जब मैं रिटायर हो रही थी तो हाँ, उसी 2019 में लॉन्च किया शायद फिट इंडिया, प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया। राइट। तो मैंने सोचा कि अरे मैं तो अभी फिट हूँ, क्योंकि मेरा जो 30-35-37 साल टाटा स्टील में रहा, वो तो कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लगातार एक के बाद एक गोल बनाना, उसको अचीव करती, वापस आती, व्हाट इज नेक्स्ट, और एक के बाद तो फिट थी, मेंटली फिजिकली दोनों फिट थी। अचानक देखा कि अरे 2019 में मैं रिटायर हो रही हूँ। मैंने कहा अब क्या मुझे कुछ नहीं करना है, बैठे रहना है, और मैं तो अभी भी फिट हूँ। तब मैंने सोचा कि ये फिट इंडिया के बैनर में मैं कुछ ऐसा प्रोग्राम करूँ जो उनके लिए करूं जिनको अक्सर समाज, सारे लोग या खुद हमें ये ये सोचते हैं कि अब अनफिट है, अब हम ये नहीं कर सकते हैं, अब हम वो नहीं कर सकते हैं। लड़कियां का खासकर लेडीज लोग तो खुद ही सोच के चलते हैं कई बार कि नहीं हम तो लेडीज हैं, हम तो विमेन हैं, हम तो नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात है सीनियर सिटीजन 60 साल के बाद और 50 साल के बाद जब लोग सोचते हैं कि अब जिंदगी तो खत्म हो गई, अब तो बस, हाँ। और मैं सुनती भी हूँ लोगों से, अरे अब तो कहाँ, अब तो ये हो। तो ये मेरा सोच आना बहुत जरूरी है। सबसे पहले वो सोच आया मैंने, और सोच में आया तो मैंने कुछ लोगों से शेयर किया। उसके बाद टाटा स्टील में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मीटिंग हो रही थी, तो वहाँ पे ये बात मैंने रखी कि मैं अभी 50+ के जो विमेन लोग हैं उनको, जिसको देश दुनिया सोचते हैं कि ये अनफिट है, और उस एज ग्रुप को जिसको भी लोग सोचते हैं कि इस उम्र के बाद तो अब क्या है, तो मैं उनके लिए करना चाहती। सब लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, लेकिन लोगों ने सोचा पता नहीं बस, लेकिन मेरे अंदर में था तो था वो। मैं जैसे टाटा जमशेदपुर से गई, और उसके बाद में कोविड के दौरान में किरण रिजिजू जी से कि मैंने कहा मैं ये सोच रही हूँ फिट इंडिया के बैनर में आप लोग स्पॉन्सर करिए। तो उन्होंने कहा ये तो आपने बहुत अच्छा सोच, फिट इंडिया के बैनर में इस तरह के महिलाएं जो 60 साल से ऊपर हैं, 50 साल से ऊपर हैं, और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए इससे बढ़िया मैसेज और क्या हो सकता है। उन्होंने बहुत ही अप्रिशिएट किया। उन्होंने यहाँ तक किया कि आप किसके बैनर में करेंगे। मैंने कहा टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन, मैं उसी के बैनर में करूँगी। तो कहने लगे कि तब तो टाटा स्टील को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और अदरवाइज वो सोच रहे थे कि हम फुल्ली करेंगे। पर वहाँ से ये शुरू हुआ। फिर कोविड की वजह से 21 हमारा 1 साल ऐसे ही गया पूरा दुनिया का। फिर 22 में फिर ये टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन एंड फिट इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और इंडियन आर्मी, ये 3 हमारे मेन एक कोलैबोरेशन हो करके और इसको ग्रैंड सक्सेस बनाया। 4,500 किलोमीटर पैदल चले। 4,500 किलोमीटर। अब देखो मैं 68 साल की, एक और भी थी, कोई 65 साल, 4,500। हाँ, और फिर हमने कारगिल दिवस के दिन लद्दाख में, कारगिल में ये हमारी जर्नी हम इसको कल्मिनेट किया। और पूरे रूट में हमारे इंडियन आर्मी हमेशा कंधे से कंधे मिला के और हमको पूरा की भारत की महिलाएं और इस एज ग्रुप की इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतनी साहसी कर रहे हैं। तो कुछ लोग अच्छा करते हैं तो खुद ब खुद
लोग झुकते रहते हैं और लोग सपोर्ट भी करते हैं। वो कहते हैं ना कि शेर को भी खाना पीने के लिए जाना पड़ता है, अपने आप नहीं आता है। सेम कोई भी अगर किसी ने कोई लक्ष्य बनाया है, अगर आप इनिशिएटिव लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो लोग अप्रिशिएट करते हैं और लोग साथ देते हैं। तो यही हमारे साथ हुआ। और ये एक बहुत ही इस उम्र में हड्डियों का दर्द, तो यहाँ घुटना, तो ये कमर, ये दर्द, उस उम्र में आपने महिलाओं को लीड करके मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। विल पावर होना बहुत जरूरी है। शरीर को जैसे चाहो वैसा बना सकते हैं। तो एक चीज़ और बताइए ना मैम, कि अगर कोई आदमी के मन में है कि हमको माउंटेनियरिंग करना है या हमको एवरेस्ट फतह करना है, तो पूरा प्रोसेस क्या होता है, उसको थोड़ा ब्रीफली बताइए, तो शुरू से लेकर लास्ट तक। बताने की जरूरत भी नहीं है, आप तो एक बटन दबा दो तुम। आजकल तो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है, आप कंप्यूटर में, इंटरनेट में कहीं देखो, आपको पूरा का पूरा सारा कुछ डिटेल, सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और बाकी तो यहाँ पे टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन है, वो तो लगातार हेमंत गुप्ता के लीडरशिप में बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो वो कोर्स करना, माउंटेनियरिंग कोर्स करना, वो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स है इंडिया में 4 जगह, दार्जिलिंग है, NIM उत्तरकाशी में है, और एक मनाली में, राइट, और भी है। तो और आजकल तो बस अपने को फिट रखें और स्पॉन्सरशिप ढूंढिए। और नेपाल में इतने सारे एजेंसीज हैं, तो लोग इंडिविजुअली चले जाते हैं। पर अभी तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। लोग पहले तो लोग समझते नहीं थे कि ये क्या करेंगे इसको करके, और बहुत बढ़िया ब्राइट फ्यूचर है, बहुत ही ग्लैमरस लाइफस्टाइल है माउंटेनियरिंग में। और तरह तरह के लोगों से मिलना अपने में एक एजुकेशन हो जाता है, हर तरह के लोगों से इंटरेक्शन करना, देश में हर जगह जाना, ट्रैक में जाना, ये करना। अभी तो बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा। एक वही मैं सवाल कर रहा था कि कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी एवरेस्ट पर ही जाए, लेकिन एक ये जागरूकता होना कि ट्रैकिंग करना, या हम अगर बेस कैंप तक ही जा रहे हैं, तो ये कितना ज़रूरी है। अगर हम कहीं प्रोफेशनल कहीं नौकरी करते हैं, लेकिन नौकरी से आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है, आप देखिएगा एक टाइम में। लेकिन जब हम आप कोई एक्सपेडिशन करके आते हैं या कहीं से ट्रैकिंग करके आते हैं, तो फिर से वो एक फ्रेशनेस होती है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये जो आम आदमी है, जो एक आम यूथ है, अगर वो नौकरी कर रहा है, तो ये नहीं कि अरे यार ये तो केवल जो लोग ट्रैकिंग करते हैं और जो लोग पर्वतारोहण है उनके लिए है। तो एक उनकी सबकी जिंदगी में एक एवरेस्ट है, सबकी जिंदगी में। मतलब इन लोगों की भी जिंदगी में एक एवरेस्ट है कि इसमें बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल। तो सबकी जिंदगी में एक एवरेस्ट है, और उस चोटी में पहुंचने के लिए तो चाहिए ना साहस, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। जो 4 दीवारी के अंदर बैठे रहे, हमेशा डरते रहे वहां जाने से क्या होगा, हर तरह का रिस्क। बिल्कुल। और जो रिस्क नहीं उठाता तो वो अचीव भी क्या करेगा। तो वो जो भी आप वहाँ सीखते हैं, वो हर जगह अपील होता है। वो लीडरशिप, आप आगे आइए, डेमोन्स्ट्रेट करिए, आगे करिए, और फिर टीम वर्क। वो हर आजकल तो कॉर्पोरेट हाउस में तो लोग टीम वर्क के लिए भेज रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि कभी कभी एक घर में बैठे, एक छत के अंदर बैठे, लेकिन आपस में सामंजस्य नहीं है, लेग पुलिंग होती है, एक दूसरे की बैक बाइटिंग होती है। तो वो फलेगा फूलेगा ना, वो घर फलेगा फूलेगा ना, वो ऑर्गेनाइजेशन फलेगा फूलेगा। अगर टीम वर्क है, सब कुछ काम बांट के करने का है, एक दूसरे को सपोर्ट करने का है, एक दूसरे को ये करने का, तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी जरूर एक्सेल करेगा। तो वो लर्निंग जो है वो हमको डे टू डे की जिंदगी में एवरेस्ट नहीं क्लाइंब कर रहे हैं, लेकिन वो लर्निंग है जिसके चलते मैं रोज सर उठा के जीती हूँ। वो करेज, वो कॉन्फिडेंस, वो हर चीज तो वो वहां से आती है, करके आएगी। व्हाट यू डू सो यू आर। आप कुछ करेंगे तो आप, चाहे आप एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, फॉरेस्टर है, जो भी है, तो वो स्पिरिट तो जरूर रिफ्लेक्ट होगा आपके ऊपर। तो आप कोई भी काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर आप में है साहस है, करेज है, डिटर्मिनेशन है, गोल सेट करते हैं अपने लिए ज़िंदगी में और उस गोल को अचीव करते हैं, और टीम वर्क, आपका बिहेवियर अच्छा है, अच्छा टीम पर्सन है, तो आप ज़रूर वो कॉर्पोरेट लीडर हो या कोई भी हो, आप ऊपर चढ़ेंगे। बिल्कुल। एक अच्छी खबर ये भी है कि जानकारी मिली है कि आप पर एक फिल्म बनने जा रही है, और फिल्म में शायद तापसी पन्नू आपका रोल। तो ये बायोपिक बनने का तो आज से 10 साल पहले से लोग मुझे अप्रोच करते हैं। पहली बात तो मेरे सोच ही नहीं है वो सब कोई फिल्म बने, बायोपिक बने। मैं उस टाइप की
उस तरफ कभी ध्यान दिया नहीं। लोगों ने बहुत कन्विंस किया मेरे को कि आप क्यों ऐसा सोच रही हैं, ये तो जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए अच्छा है बिल्कुल, कि बिल्कुल। आपकी कहानी, आपका स्ट्रगल वो लोग भी देखेंगे, तो बिल्कुल, वो भी बिल्कुल। कुछ सोचेंगे कि बजरंगी पाल ने ऐसा किया तो हम क्यों नहीं। तो बहुत लोगों ने कन्विंस किया। तो लेकिन अगर होता है तो आप करेंगी, माने हाँ, उसमें वही मैं बात उसका कर रहा पार्ट हूँ। बनेंगे? हाँ। तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया। मैंने हाँ ठीक है भाई, फ्यूचर जनरेशन के लिए जो ये बोल रहे हैं कि तो लेकिन उसके बाद कितने लोग आए, किसी ने स्क्रिप्ट बनाया, मुझे पसंद नहीं आया। ओके। और हाँ, कितने बार लोग यहाँ पे जमशेदपुर में आए मुझे ये बात करने के लिए, स्क्रिप्ट बनाया। तो मैं तो मेरे माँ पिताजी ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ दिए हैं, मेहनत करो और ईमानदारी से करो और ये सब। तो अगर ये फिल्म बनाते हैं उसमें थोड़ा कलरिंग करना है, थोड़ा फिक्शन ये वगैरह। करते हैं तो वो मेरे को थोड़ा तो मैंने एक दो को तो मैंने मना ही कर दिया था। ओके। अभी फिर ऐसा है, ऐसा प्लान है और मैं उनका स्क्रिप्ट देखूंगी। वो लोग यहाँ भी आए थे, ओके। प्रोड्यूसर, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। प्रोड्यूसर एंड जो डायरेक्टर जो है, तो वो आए थे और फिर उनको मैंने बोला कि मुझे वो जो मेरे स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ मेरे माँ पिताजी ने दिया, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो वो अगर रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो फिर तो उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ा बहुत तो ऐसा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो हमको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मिर्च मसाला नहीं हो तो फिर फिल्में चलेंगी नहीं। हाँ, तो कुछ उन्होंने ये बोला भी मुझको कि आप तो बिल्कुल सोचती हैं कि एकदम प्योर वही हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं कहा ठीक है, होने लायक अगर जैसे मैरी कॉम पर भी फिल्म बनी है, प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम, मैंने आपको देखी तो याद? नहीं, लेकिन मैंने सुनी है। तो ये बात चल रही है, लेकिन मैं थोड़ी सी जिद्दी हूँ और अपने मन का अगर नहीं हुआ है बिल्कुल, तो बिल्कुल, मेरा, बिल्कुल। क्योंकि मैंने खून पसीना करके ये नाम कमाया है, बिल्कुल। ये शोहरत कमाई है। मैंने जितना सपना देखा बचपन में उससे 100 टाइम्स मुझे ज़्यादा मिला। और तो वो मैं ये छोटे उसके लिए मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँ, ये मैंने बोल भी दिया है। तो थोड़ा सा ये हूँ मैं क्या चाहती हूँ मैं उसके मुताबिक ही बिल्कुल, करूँगी। बिल्कुल। एक और सवाल मैम कि आपने तो मुझे लगता है कि पहाड़ से ही इश्क कर लिया, पहाड़ से ही मोहब्बत कर ली। तो इस ज़िंदगी के सफ़र में कभी आपको लगा कि नहीं, एक हम सफ़र भी होना चाहिए था, परिवार भी होना चाहिए था? ये थोड़ा सा मैं लाइट मूड के सवाल मैं कर रहा हूँ कि ये कोई ऐसा पॉइंट था कि क्योंकि ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो आपकी ज़िंदगी में आया कि इतना ज़्यादा हाईली फोकस्ड रही पहाड़ को लेकर, अपने काम को लेकर, कि इन सब चीज़ों के बारे में कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला? और घर वालों का प्रेशर भी होता है। जब आप घर में गांव में होते हैं ना, 12th क्लास BA कर रहे हैं, उस समय बहुत ग्रेट ड्रीमर थी। तो मैंने छोटी बहन का बोला, उसका अच्छा रिश्ता आ रहा था, मैंने इससे शादी कर दी। मैंने इसकी शादी जब तक नहीं होगी तो मेरे भी प्रेशर हो गया ही होगा। फिर उसकी शादी कर ली तो फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो। हाँ, तो फिर मेरा एक के बाद गोल बनता रहा। फिर जब एवरेस्ट आया तो फिर तो घर वालों को भी लगा, हाँ अब तो बड़े भाई भी बहुत लगे रहते थे कि अब तो एवरेस्ट, जब एवरेस्ट क्लाइम किया तो सबको लगा कि अब तो भाई जरूर। गाँव में ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी क्या हुआ कि वो जो आंगदोरजी की बात कर रही थी मैं, वो 85 में कोई एक्सपीडिशन खत्म हो गया। तब मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए उनके बच्चों के लिए। और तब रूसी मोदी जी थे यहाँ पे, चेयरमैन मैनेजर, उनसे मैं मिली कि मैंने कहा कि सर ऐसा आंगदोरजी जो इंडियन टीम के साथ में वहाँ से शेखपा थे, तो वो अभी उसका हादसा हुआ है, उसके बच्चे हैं, तो क्या टाटा स्टील हेल्प कर सकती है? तो उन्होंने हाँ, उनके माँ को भी इधर ही बुला लो और बच्चों को बुला लो, बड़े लार्ज हार्टेड। तो वो तो खुद तो नहीं आए, उसकी माँ, तो उन्होंने 2 बच्चों को भेज दिया। तो अब 2 बच्चों को कहाँ रखें, वो तो कहीं रख भी नहीं सकते, तो मैं अपने साथ ही रख दिया। और फिर उसके बाद उनकी माँ भी एक्सपायर हो गई उन बच्चों की। फिर मेरे बाकी बच्चों को भी लेके आए, तो 4-5 बच्चे वही हो गए। फिर बाकी मेरे रिलेटिव्स के या कुछ नीडी लोगों का 10 बच्चे थे। अरे वाह! तो आपको लगा कि परिवार मेरा पूरा चेंज हो गया। बिल्कुल। फिर मैंने कहा मैं अपनी जिंदगी को बनाऊं कि इतनी सारी जिंदगी का क्या बात कि मैं कैसे उनको छोड़ सकती थी ना, बहुत पूरा। फिर उसके बाद मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला सोचने का। मैंने पूरा फिर वो लोग 10-15 साल तक मेरे पास रहे। आज सब कोई जॉब में है, सब इंडिपेंडेंट है। तो कभी कभी ये है कि
एक ही किसी तरह जिंदगी का को ये करने से अच्छा है कि आप 10-15 की जिंदगी में आप किसी तरह का रिग्रेट या नॉट एट ऑल, नॉट अगर वो करती तो वो सब नहीं कर पाती। इतने बच्चों की जिंदगी मैंने बनाई, बिल्कुल मैम। और फिर इतना कुछ किया मैंने, अचीवमेंट जो भी किया, लगातार मैं लोगों से जुड़ी रही, यूथ से, वुमेन लोगों से। इतना टाइम, इतना डेडिकेशन, इतना शायद नहीं हो पाता, नॉट एट ऑल। मैं ये सोचती हूँ इनफैक्ट कि अगर क्या होता तो ये नहीं किया। शादी तो सभी लोग करते हैं। इसलिए आप बेमिसाल हैं और इंस्पिरेशनल हैं। एक और लास्ट सवाल की, जो आपने कहा कि शेरपा वाली, तो शेरपा जो जाते हैं वो अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर किसी के साथ जाते हैं, तो उनकी जो ज़िंदगी होती है उनको आप कैसे, क्योंकि उनके बारे में कभी बात नहीं की जाती है। दे आर द बैकबोन। वो तो एक रीढ़ की हड्डी है कोई भी एक्सपेडिशन के लिए। उनके बगैर तो कोई एक्सपेडिशन हो ही नहीं सकता। मैं ये एक दो लाइन में अगर बोलूँ तो। और मैं ये कहूँगी कि मैंने तो किया, क्योंकि लोग ऐसे सवाल उठते थे देश में जब भी कुछ अचीवमेंट होता था कि नहीं शेरपा हाईलाइट नहीं होता। लेकिन मैंने तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जब मैंने 93 अवधि से एक्सपेडिशन से लौटी, अब तो मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में बोला, देखिए हम शेरपा लोगों को लेके आए थे, इंदिरा जी से मुलाकात किया, राष्ट्रपति जी से, और जो भी फंक्शन हुए तो अब उनको मैंने बोला देखिए ये है, और इन्होंने ऐसा ऐसा क्लाइम किया है, ऐसा ऐसा, तो अब आप करिए हाईलाइट। मीडिया भी नहीं करती, बिल्कुल, मीडिया भी उन्हीं को करती है जो बिल्कुल एक तरफा नहीं है। बिल्कुल, और मैंने तो देखो शेरपा के लिए मैंने बहुत किया, उनके बच्चों को यहाँ पे बिल्कुल ये किया। तो मैंने सोचा कि लोग ये पूछते हैं तो कि मैं तो जवाब दे सकूं, मैंने तो ऐसा नहीं किया, मुझे जो करना चाहे था मैंने किया है। तो ये मीडिया वाले भी नहीं हाईलाइट करते हैं, और ये बात सच है। लेकिन बट दे आर द बैकबोन। कोई भी एक्सपेडिशन का वो है तो वो कॉन्फिडेंस है उस एक्सपेडिशन का। तो ये सच है। चलिए मैम, आपकी जो जर्नी है 40 साल की, रियली बहुत इंस्पिरेशनल है। एक लास्ट सवाल कि आपको अभी भी कोई ड्रीम ऐसा बचा हुआ है, लगता है कि नहीं, पर्वतारोहण को लेकर या कुछ और लड़कियों को लेकर, जो महिलाओं को लेकर, कि अभी भी देश में वो चीज़ अगर हमारी जिंदा रहते हुए अगर हो जाए तो शायद आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो एक वो चीज़ बताइए कि जो आपको लगता है कि नहीं, ये ड्रीम अगर हमारे ज़िंदा रहते हुए अगर पूरा हो जाए, और आप जो आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो लोग, उनको क्या संदेश, एक मैसेज देंगे? बस मैंने जो अपनी जीवनी सुनाई है शायद वही संदेश होगा सबके लिए। और जहाँ तक ड्रीम की बात है वो तो कभी एंड नहीं होती है। मैं तो सोचती हूँ अपने 40 साल का अनुभव को देखते हुए मैं सोचती हूँ एक लाइफ बहुत कम है, बहुत कुछ करना है, अभी बहुत कुछ करना है, और कर भी रही हूँ। अभी मैंने लास्ट टाइम मैंने बताया कि करीब 12 लोगों की टीम लेके गई, पूरा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर से लेकर के पूरा आसाम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, और फिर वहाँ से नेपाल में 2 महीने, फिर वापस इंडिया में आके कारगिल में हमने वो पूरा किया। तो अभी भी कर रही हूँ, और अभी इसके बाद में जरूर उन्हीं लोगों के लिए करने का सोच रही हूँ। विमेन को खासकर मैंने हमेशा विमेन एम्पावरमेंट पे मैंने बहुत ध्यान दिया, क्योंकि मुझे कितना मुश्किल हुआ एवरेस्ट एक्सपेडिशन तक पहुँचने में, अपनी पहचान बनाने तक। और मैं हमेशा चाहती थी कि दूसरी महिलाओं को ऐसा ना हो। बिल्कुल। और तो वो मैं लगातार विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे एक्सपेडिशंस किए मैंने, वो गंगा में हो या कैमल सफारी हो, वो गुजरात से एंड वाघा बॉर्डर, रन ऑफ कच्छ, थार डेजर्ट 2 बार किया था मैंने। फर्स्ट टाइम वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आया था। भूटान में एक्सपेडिशन किया, ऑल विमेन के लिए मैंने बहुत किया। और अभी मैंने जो किया 2022 में भी उन विमेन के लिए, अब जो कि 60 साल पार कर चुकी है, बिल्कुल 65 साल पार कर चुकी हैं, और 50 साल से ऊपर के लिए। तो वो ये शायद मैं आगे भी करूँगी, इसका फॉलोअप प्रोग्राम जरूर होगा। और अभी मैं राजस्थान में, हम सब लोग मीटिंग हुई थी और यही सोचते थे कि जो 50 साल के और 60 साल से ऊपर है उनको ऐसा कुछ कंपनी भी नहीं मिलता है। लोग हमेशा अंडरएस्टिमेट भी करते हैं, ये लोग क्या करें। उनको अगर हम जैसे लोगों की कंपनी मिलेगी तो ऐसे बहुत लोग होंगे जो करना चाहते हैं आगे। तो हम उन लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, 50 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए हम टाइम टू टाइम कुछ करते रहे। एक फिल्म भी आई थी ऊंचाई, पता नहीं आपने देखी कि नहीं? थैंक यू मैम, आपने काफ़ी अच्छी बातें की है, और मुझे लगता है कि आपकी चढ़ाई, जो आपकी जर्नी है,
वो केवल एक पहाड़ की जर्नी नहीं है, एक एवरेस्ट की जर्नी नहीं है, बल्कि आपने जो हमारी मेंटल ब्लॉक्स है, मेंटल जो दायरा है, जो लिमिटेशंस है, उसको आपने ब्रेक किया है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और भी आप इसी तरह ब्रेक करते रहिए, महिलाओं को और देश को और ऊंचाई देते रहिए। और हम लोग चाहते हैं कि आप हमेशा इंस्पिरेशन हो, हमारी नई पीढ़ी के लिए इंस्पिरेशन हो। तो मैम धन्यवाद, और इस समय निकालने के लिए आपको एक बार फिर से शुक्रिया।